A straight highway leads to the foot of a tower. Leads to the foot of a tower. Full stop. A man standing at the top of the tower. Standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Full stop. 6 seconds later, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. फ्रॉम दिस पॉइंट. अब देखिएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो अब क्या है कि हमारे पास एक टॉवर है इस तरीके से और एक ही स्ट्रेट हाईवे है. तो हाईवे जो है, हाईवे पर अगर कोई भी व्हीकल चल रहा है तो इधर टॉप पर एक आदमी खड़ा हुआ है. हमने इस पॉइंट को ए बोल दिया और जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने बी बोल दिया. तो इधर टॉप पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of 30 degree,
which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो पहले वो ऑब्जर्व करता है एक कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, इस पॉइंट से जहाँ पर ये खड़ा हुआ है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया। अब क्या है कि अगर किसी नॉर्मली भी हम किसी आदमी की बात करते हैं, वो अगर चल रहा है किसी बिल्डिंग की तरफ, तो वो अगर टॉप को देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होता है, और धीरे 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 जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास आता जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे गर्दन भी ऊपर उठती जाती है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी धीरे धीरे उसका बढ़ता चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ये 30 डिग्री है। 6 सेकंड्स के बाद वो ऑब्जर्व करता है कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़ गया, और वो बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो भाई ये भी 60 डिग्री होगा। ए बी इस पॉइंट को बोल दिया हमने सी, इस पॉइंट को बोल दिया डी। अब डी से सी तक उस कार को जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड्स लग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टॉवर तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको हमने मान लिया टी सेकंड्स, उसको हमने टी सेकंड्स मान लिया। यहाँ तक बताइए क्लियर है, ठीक है। अच्छा ओमना बताइए यहाँ तक क्लियर है, फिगर और क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले बोला, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं वो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो अब हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को कुछ मान लीजिए, लेट द यूनिफॉर्म speed of the car, let the uniform speed of the car be, let the uniform speed of the car be v मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कार की है उसको हमने v मीटर पर सेकंड मान लिया है ना। let the uniform speed of the car be v मीटर पर सेकंड। अच्छा v मीटर पर सेकंड, अब हम ये कहेंगे कि इन ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो अगर ए बी डी ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम tan 30 डिग्री निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी को तो ए बी रहने दो, और ये बी डी हो गया, बी डी को भी बी डी रहने दीजिए, ए बी अपॉन बी डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी √3, ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू बी डी। टॉवर की हाइट वगैरह कुछ नहीं दे रखी ना, नहीं कुछ नहीं है। तो ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया हमारे पास बी डी अपॉन √3, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इन ट्रायंगल, अब छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब छोटा ट्रायंगल ले लिया, तो जो छोटा ट्रायंगल है उसमें भी tan थीटा निकालिए, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ए बी अपॉन बी सी।
यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो ए बी कितना हो गया, बी सी इंटू रूट थ्री, यानी कि बी सी रूट थ्री। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों ही इक्वेशन से मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली है। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों तरफ से ए बी की वैल्यू निकली तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन रूट थ्री। बी डी अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री। इस रूट थ्री को इधर ले जाओ। बी डी इज इक्वल टू 3BC, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो टाइम दे रखा है, तो टाइम दे रखा है तो टाइम की जरा हेल्प लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि फॉर द डिस्टेंस डी सी, फॉर द डिस्टेंस डी सी, कार शुरुआत में यहाँ पर थी, ऑब्जर्वर ने उसको ऑब्जर्व करा, वो यहाँ पर थी कार, यानी कि 30 डिग्री जब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था, 6 सेकंड के बाद में वो यहाँ पर पहुँच गई, यानी कि डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, डी सी। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो फॉर द डिस्टेंस डी सी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो DC क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है ना, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ही स्पीड से चल रही है कार, वो स्पीड कितनी है v। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड्स, तो 6v। DC इज इक्वल टू 6v। ये हो गया, ये तो हो गई DC की वैल्यू 6v। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि फिर यहाँ से और यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t सेकंड्स लगे, तो CB इज इक्वल टू फिर वही चीज, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो CB कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो v है और टाइम को हमने लिया है t, तो CB हो जाएगा v इंटू टी। CB हो गया TV। हमारे पास DC की वैल्यू आ गई v की टर्म्स में, CB की वैल्यू आ गई v की टर्म्स में। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में इसको रख देंगे। हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, और देखिएगा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना होता है कि जब मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है कि टॉवर की हाइट कितनी है, ये नहीं पूछा जा रहा ना कि टॉवर की हाइट कितनी है, तो टॉवर की हाइट ही निकालो। समझ रहे हो, आपसे ये पूछा नहीं गया कि ए बी कितना है, तो आपने जब ट्राइंगल ए बी डी की बात करी तब भी आप ए बी निकाल रहे हैं, और जब आप ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तब भी आप ए बी निकाल रहे हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि दोनों को कंपेयर करा जा सके, ए बी बी डी अपॉन रूट थ्री के इक्वल, ए बी बी सी इंटू रूट थ्री के इक्वल, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल। तो ए बी की अब जरूरत नहीं है, ए बी तो खत्म हो गया। ठीक है, वो निकाल लिया। वो निकालने के बाद में फिर हमने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, से ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। अब इक्वेशन 3 क्या कहती है, BD। तो BD का मतलब क्या हो जाएगा, DC प्लस CB। पहले लिख दो चलो, BD इज इक्वल टू 3BC। अब BD क्या हो जाएगा, BD पूरा ये क्या हो जाएगा, DC प्लस CB। यहाँ लिखो DC प्लस CB प्लस 3BC लिखा हुआ, BC को CB लिख दो, एक ही बात है। BC लिखो या CB लिखो, एक ही बात है। ये मिटा रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ। तो DC कितना है, 6V प्लस CB कितना है, TV इज इक्वल टू 3CB, यानी कि 3 इंटू TV। इधर से V ले लो कॉमन, क्या बचेगा, 6 प्लस T, इधर 3TB, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 6 प्लस T इज इक्वल टू 3T। इस T को इधर ले जाओ,
3t माइनस टी, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2t, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड्स, यानी कि वो कार जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक 3 सेकंड में पहुँचेगी। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, और कोई डाउट हो किसी का बताइए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो भाई, ये पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इतना लंबा है कि मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस इसको फिगर से समझा रहा हूँ। हाँ, एपी का, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, सब पेपर है, कल पानी लाऊं क्या? खांसी किसे आ रही है? पानी दूं? बहुत देर हो गई। भास्कर आज तुम्हारा दोस्त का है? हाँ, और देखो इसको पता है इसका दोस्त कौन है खास। हाँ हाँ हाँ, कोई खबर नहीं है उसे तुम्हारी खबर रहती है लेकिन। चलिए जी, तो भाई क्वेश्चन है ये पोटैटो रेस वाला। इन अ पोटैटो रेस, हाँ हाँ, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो NCERT का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसमें देखिए, मैंने तो पूछा था, ये मना ही कर रहा था कि पानी के लिए, जब से खांसे जा रहा है खांसे जा रहा है। कल कुछ ज़्यादा मजे ले लिए कल, मुझे लग रहा है कुछ। मैं पूछ रहा था ना, कल आया नहीं था ये, मैं क्यों नहीं आया, कह रहा सर कल मैं मज़े ले रहा था, मेरा पेपर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो पोटैटो है वो पहला पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि, और डिस्टेंस दे रखा है कि वो बकेट से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 5 मीटर की दूरी पर। फिर अगले जितने भी पोटैटो है ना, वो सब 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 3 मीटर, फिर ये वाला भी 3 मीटर, फिर ये वाला भी 3 मीटर। ठीक है, तो सारे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एंड देयर आर 10 पोटैटोज, तो टोटल उसमें 10 पोटैटोज हैं। अब गेम क्या है? गेम ये है कि वो एक कोई कॉम्पिटिटर है, वो यहाँ से बकेट के पास से भागना शुरू करता है। वो भागना शुरू करता है और भागकर क्या करता है, पहला पोटैटो उसको उठाना है और उठाकर वापस आना है, बकेट में डालना है, फिर दौड़ना है। अब पहला पोटैटो तो गायब हो गया, फिर दौड़ना है, फिर दूसरा पोटैटो उठाना है, फिर वापस भाग कर आना है, फिर दूसरा पोटैटो यहाँ पर डालना है, फिर भागना है, फिर तीसरा पोटैटो उठाना है, फिर तीसरा पोटैटो यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि, और टोटल 10 पोटैटोज हैं।
तो इस तरीके से वो कॉम्पिटिटर को टोटल कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा ये बताना है। तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस शी हैज़ टू रन in dropping first potato तो क्योंकि जो गेम है वो गेम कहाँ से शुरू हो रहा है, बकेट से शुरू हो रहा है, तो वो यहाँ से भागेगी, यहाँ से 5 मीटर दौड़ी, फिर 5 मीटर वापस आई, यानी कि टोटल 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस भाई, 5 मीटर इधर, मतलब ये अब सेकंड पोटैटो यहाँ पर है तो 8 मीटर जाना 8 मीटर आना, 8 + 8 16 मीटर। डिस्टेंस फॉर थर्ड पोटैटो, तो तीसरा पोटैटो यहाँ रखा है, तो 5 + 3 8 + 3 11 11 इधर 11 इधर 22 मीटर। ऐसे ही अब 10th पोटैटो है, उसके लिए हमें पता नहीं कितना है, बस इतना ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये कहेंगे क्लियरली इट इज एन AP वेयर A is equal to 10 मीटर। कॉमन डिफरेंस बता देंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 - 10 वो भी 6 और 22 - 16 वो भी 6, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 6 मीटर। ठीक है, n इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज देयर आर 10 पोटैटोज। अब पता है क्या कहानी है, वो कह रहे हैं कि उसको टोटल डिस्टेंस कितना रन करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पोटैटो ड्रॉप करने के लिए वो 10 मीटर दौड़ी, दूसरा पोटैटो ड्रॉप करने के लिए वो 16 मीटर दौड़ी, तो 10 + 16 फिर 22 फिर अगला टर्म, मतलब सारे टर्म्स का सम निकालना है। तो करना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और n कितना है 10, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। टोटल डिस्टेंस traveled या covered by her is equal to Sn, n/2 into 2a plus n - 1 into d। हाँ जी, n कितना है 10, तो 10/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 10 प्लस 10 - 1 इंटू d कितना है 6, तो 2 5 ज़ा 10, इधर आ गया बाहर 5, 2 10 ज़ा 20, 10 - 1 इज 9, 9 6 ज़ा 54, 54 + 20 इज 74, 370 मीटर टोटल उसको इतना चलना पड़ा। और
अभी तो खांसी में थोड़ा सा आराम मिल जाए तो मोबाइल फोन को अंदर रखो। इंपॉर्टेंट मैसेज जो आया हुआ है मुझे लग रहा है पिछले आधे पौने घंटे से इतना लंबा मैसेज है कि पढ़ने में आ ही नहीं रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ दिखा दो, मैं कर दूंगा रिप्लाई। अच्छा अच्छा, तो उनको बता दो कि मैं भी ट्यूशन हूँ, तो बड़ी बहन आपको डिस्टर्ब करेगी ही नहीं अगर आप। हाँ कौन सा था भाई क्वेश्चन? 9, 7 और 7। एपी एपी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं। ये 9th क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कल ही कराया है, करवा रखा है, देखो उसमें एन स्क्वायर है इसका आंसर। हाँ अरे वो तो मैं करवा दूंगा। एक बार बताओ, जब तुम्हारा पेपर था मैंने तुम्हारे डाउट्स लिए थे। हाँ तो मैं 9th नहीं करवा रहा दोबारा, मैं 9th नहीं करवा रहा। उसने 3 क्वेश्चन बोले, मैं 11th और 17th करवा रहा। एक क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms
if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, comma, what is the first term? What is the first term? That is S1. Question mark, what is the sum of first two terms? What is the sum of first two terms? और फिर है what is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. Find the third, the 10th and the nth terms. ठीक है जी। अब देखना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि क्या दे रखा है, Sn दे रखा है। तो ये है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दे रखा है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब S1 ही निकालना है बस आपको। तो फर्स्ट टर्म वैसे A होता है, अगर हम S1 कह दें तो S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म। अब एक टर्म का कोई सम तो होता नहीं, वही जो एक टर्म का जो सम जो S1 आएगा उसी को हम फर्स्ट टर्म बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में n जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर वन डाल दीजिए। तो 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, तो ये 3 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3। उसके बाद देखिए वो कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन में आपने n की जगह 2 डाल दिया, तो 4 टू ज़ा 8 माइनस टू का स्क्वायर इज 4, तो 8 माइनस 4 इज 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये हो गया 4। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म पूछ रहे हैं, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक टर्म ये है, लेट द ए पी बी ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये हमारे पास ए पी है। अब ये जो टर्म है ना ए, ये तो S1 हो गया, और ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को अगर हम देखें तो ये S2 हो जाएगा। इन दो का जो सम है वो S2 हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू ए हो गया,
और S2 हो गया A + D, ये हो गया, तो ये हो गया 2A + D। तो ये S1 है और ये S2 है, तो S2 - S1 निकालिए जरा। S2 कितना है, 2A + D, माइनस S1 कितना है, A, तो 2A - A इज़ A और प्लस D। तो जब मैं S2 - S1 कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेकंड टर्म आ रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, A2 बोल दिया। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। इसी को तो सेकंड टर्म बोलते हैं, A + D को, A + D को ही तो सेकंड टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये A2 आ गया, S2 - S1 A2 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, S2 - S1, S2 है 4 और S1 है 3, तो A2 इज इक्वल टू S2 - S1, A2 इज इक्वल टू 4 - 3, तो A2 की वैल्यू आ गई 1, A2 की वैल्यू 1 आ गई। तो क्लियरली A इज इक्वल टू, वो तो 3 है, और A2 इज इक्वल टू वो 1 है, तो A का मतलब तो A1 ही हो गया ना, A का मतलब तो A1 ही हो गया, तो A2 - A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, अभी करवा रहा हूँ, बात कर लो। तो ये हो गया -2, D की वैल्यू -2 हो गई। तो सेकंड टर्म हमने निकाल ही ली थी 1, थर्ड टर्म क्या है, A3, ये क्या हो जाएगा, A + 2D। A कितना है, 3 + 2 × D कितना है, -2। थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह से 10th टर्म निकाल लो, टेंथ टर्म A10, ये हो जाएगा A + 9D। अब A हमारे पास है ही, ये तो D है, और A कितना था, 3, तो 3 + 9 × -2, तो 3 - 18 कितना हो गया, माइनस का 15, ये 10th टर्म हो गया। इसी तरह से nth टर्म, तो nth टर्म हो गया A + n - 1 × D। अब A कितना है, 3 + n - 1 × -2, 3 -2 × n is -2n, -2 × -1 is प्लस का 2, 5 - 2n, ये nth टर्म आ गया। ये 10th टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, मतलब जो जो पूछा था वो सब हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बहुत बड़ा है, उसको ऐसे ही समझा रहा हूँ। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो स्कूल में बच्चों ने प्लांट्स लगाने का सोचा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है,
that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. एग्जाम्पल भी दे रखा है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब अगर क्लास 1 के बच्चे हैं तो वो एक ही ट्री लगाएंगे, ठीक है। क्लास 2 के बच्चे हैं तो वो 2 ट्रीज लगाएंगे, तो हर सेक्शन उतने ही लगाएगा। अगर मान लो क्लास 1 के 15 सेक्शन है तो हर सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा, मतलब क्लास 1 की तरफ से टोटल 15 ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल 12th क्लास तक होता है। तो देखिएगा, ट्रीज प्लांटेड बाई क्लास 1, तो एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, क्योंकि क्लास 1 है तो एक ही प्लांट लगाएगा, और 3 सेक्शंस हैं तो 1 into 3। क्लास 2, तो क्लास 2 में हर सेक्शन 2 प्लांट्स लगाएगा, और सेक्शन है 3 तो 6। ट्रीज प्लांटेड बाई क्लास 3, तो हर सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा क्योंकि क्लास 3 है, ठीक है, और सेक्शन कितने हैं 3, तो ये हो गया 9, तो 3, 6 और 9, इट इज एन एपी वेयर ए इज इक्वल टू 3 एंड डी कितना होगा, डी भी 3 ही हो जाएगा। 6 - 3 करेंगे तो 3, 9 - 6 करेंगे तो 3। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स planted by the school is equal to n/2 into 2a plus n - 1 into d। और n का मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं, तो क्लास कितनी है 12, तो n का मतलब हो गया 12। Since there are 12 classes, टू इंटू 3 प्लस ए 3 है ना, 12 - 1 इंटू डी जो है वो भी 3 है, 2 6 ज़ा 12, 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस 12 - 1 इज 11, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 6 इज 39, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 5 23, तो 234 प्लांट्स लगे, ठीक है जी। और बताओ, अच्छा बाकी आप सब लोगों का सारा एपी आता है, तुम्हें तो खास तौर पे आता ही होगा, हाँ नहीं आता, तुम्हें तो आता होगा, ठीक है। तुम्हारा एक बार एपी का टेस्ट लूँगा मैं, जल्दी ले लूँगा, कभी भी ले सकते हैं, है ना, ठीक, हाँ वो भी बताते हैं। क्या चीज़, नहीं पहले इन दोनों का लेने वाला हूँ मैं एपी का टेस्ट ना, सरप्राइज टेस्ट लूँगा। हाँ तुम दोनों को तो अच्छे से आता है ना एपी, इसीलिए तो अच्छे से आता, हाँ
मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये मैं एपी के डाउट्स ले रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुमने बोला नहीं नहीं हर बार नहीं, आपने एपी एपी कर करके मजाक उड़ा रखा है, वो डाउट पूछती ही नहीं है। कई बार आपने नोटिस करा होगा उसने पूछा ही नहीं है डाउट्स। और जब भी कभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने मैंने बाकी बच्चों के डाउट्स बताए उतने उसके बताए, पर एपी एपी करके मजाक उड़ा रखा, और ये गलत बात है। और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उसे तो मैं कई बार धमका चुका हूँ नवय को तो। हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि उसको तो मैं कई बार धमका चुका हूँ, लेकिन तुमने पहली बार करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं गलत गलत लग रहा है तुम्हें, ये गलत लग रहा है। जैसे कोई बोल रहा है ना बार बार कि एपी एपी एपी, तो मतलब मैंने ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि उसके एपी के डाउट्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, पर वो बोल रही है और मैंने एपी के कोई डाउट्स ऐसे कराए भी नहीं। तुम्हें बस हर बार एपी हर बार एपी, वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो बार बार बोलता था, तो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए ये बात। और जिस बच्चे का जब भी पेपर होता है मैं उसके डाउट्स लेता ही हूँ, उसका कल पेपर है तो डाउट नहीं लूंगा क्या उसके। कौन सा बता रहे हो? 22। चलिए जी एक क्वेश्चन देखिएगा। An elastic belt is placed around the rim of a pulley placed around the rim of a pulley of radius 5 centimeter. Of radius 5 centimeter. Full stop. One point on the belt is pulled directly away from the center O away from the center O of the pulley until it is at P. It is at P, comma 10 centimeter from O. Full stop. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. That is in contact with the rim of the pulley. Full stop. Also find the shaded area. तो एक टायर है और उसका जो रिम है, उस रिम पर क्या है, उस रिम के ऊपर कोई बेल्ट
को पूरी तरीके से उसके ऊपर चढ़ा रखा है बेल्ट को। अब बेल्ट को एक जगह से पकड़कर खींच दिया, ठीक है, तो इलास्टिक बेल्ट है, उसको पकड़कर खींच दिया तो वो इलास्टिक बेल्ट ऐसे हो गई। तो ये वाला पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया पी, ठीक है। और यहाँ पर फिगर दे रखी है, तो जैसा दे रखा है वैसा मैं बना रहा हूँ। और इधर ये एंगल जो है ये थीटा है, ये भी थीटा, और पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो पुली का रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली until it is at P 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना तो 5 सेंटीमीटर है ही रेडियस, बाकी का 5 ये, चलिए कोई नहीं, हमने 10 लिख दिया इसको पूरा, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दे रखा है इन्होंने Q, और ये शेडेड एरिया है। ये पूरा शेडेड एरिया है, ये बताना। तो एक तो वो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिम ऑफ द पुली, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो एक तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला पूरा का पूरा लेंथ बताना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला पूरा लेंथ बताना है पुली का, ठीक है। तो मतलब बेल्ट जितनी इस पर किसके साथ कांटेक्ट में है, एक तो ये चीज़ बतानी है। तो ये कैसे बताएंगे, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद इन ट्राइंगल, ये समझ गए 90 डिग्री क्यों हुआ है, ठीक है। सर्कल वाला चैप्टर मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, उसमें ये है कि रेडियस जो है, रेडियस और ये टेंजेंट है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, सर्कल नहीं कराना अभी, सर्कल नहीं करा, स्कूल में करा होगा आपने। हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में नहीं करवाई ये चीज़। सर्कल्स मैंने अभी करवाया कहाँ है आपके बैच में, मैंने नहीं करवाया, स्कूल में करवाया है, नहीं करवाया ना। तो मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है कि रेडियस जो होता है, और ये टेंजेंट है, ये पी से लेकर ए तक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, उसको हम टेंजेंट बोल देते हैं। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अब ये ओ ए पी, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, तो हम ये बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये थीटा है। अच्छा, ए पी, हाँ वो तो होगा, ए पी और पी बी ये तो दोनों इक्वल होंगे, मुझसे कुछ लेना नहीं है, मैं कुछ और कर रहा था। इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ओ पी का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो पी ए कितना हो गया, अंडर रूट 75, अंडर रूट 75 को आप क्या बोलोगे, अंडर रूट 25 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पी ए की लेंथ आ गई 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे,
ये एंगल है ना थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा निकाल लो। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या हो गया? AP अपॉन, ये AP यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ रहा हमारा, यहाँ भी AP आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू AP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OP, तो AP अपॉन OP। AP क्या है? 5√3 और OP क्या है? 10। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया बताओ? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो ये जो पूरा एंगल है ये तो 2 थीटा है ना, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 थीटा यानी कि 120 डिग्री। सही है इतना? अब क्या करना है हमें? तो ये वाली निकालना है, ये वाली लेंथ जो कांटेक्ट में है पुली के साथ में। तो भाई फिर 2 थीटा एंगल नहीं लेना होगा, ये वाला एंगल लेना होगा पीछे वाला, तभी तो ये वाली आर्क की लेंथ निकलेगी। समझ गए? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें निकालना है यहाँ से A से B तक, मेरे को निकालना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है भाई, ये 120 डिग्री है, तो इधर से इधर अगर मैं A से B यहाँ से जाऊँगा तो ये वाली आर्क कौन सी हो जाएगी? तो माइनर आर्क हो जाएगी। मुझे निकालनी है मेजर आर्क। तो आप क्या करो, या तो माइनर आर्क निकाल के उसे पूरे सरकमफ्रेंस में से माइनस कर दो, है ना, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ बेल्ट which is in contact with pulley is equal to circumference minus length of minor arc। सर्कमफ्रेंस क्या है? 2πr। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 यानी कि 120 अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, तो 2πr तो कॉमन निकाला जा सकता है। भाई माइनर आर्क कैसे निकाली जाती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो 2πr कॉमन ले लो, ये क्या बचा? 1/3। 12 3 36, 1/3। तो 2πr कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? 1। इधर 2πr कॉमन लिया, इधर क्या बचा? 1/3। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है? 5। 1 माइनस 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/3 ये हो गया। और अब 7 से तो कोई टर्म डिवाइड हो नहीं रही है, तो इसको बोल देंगे 3.14 इंटू 5 इंटू 2/3। तो 2 5 जा 10, 10 इंटू 3.14 इंटू 2 इज 6.28, 6.28 अपॉन 3। तो जब इसको 6.28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 62.8 अपॉन 3। तो 3 2 जा 6, ठीक है, और फिर 3 0 जा 0, तो 2 माइनस 0 इज 2, फिर 3 9 जा 27, 28 माइनस 27 इज 1, 1 0 10, तो 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास आ गया 20.93 सेंटीमीटर। ठीक है, 20.93। इन्होंने 20π/3 करके छोड़ दिया, पाई की वैल्यू नहीं डाली। तो अगर हम भी पाई की वैल्यू ना डालें तो ये पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20π/3। ठीक है, हमने वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक, अब ऐसे ही क्या पूछ रहे हैं? ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये सेक्टर का एरिया निकालना है। और बल्कि एक काम करो, चाहे तो ये छोटे से सेक्टर का एरिया निकालो और इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल में से सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो,
तो इतना आ जाएगा ये वाला, लेकिन इतना ही नीचे भी है तो डबल कर दो, ऐसा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना वाला निकाल लेते हैं, ए क्यू पी, सिर्फ ये वाला निकाल लेते हैं और फिर उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये कहेंगे कि एरिया, शेडेड एरिया ए क्यू पी, ये जो शेडेड एरिया है ना ए क्यू पी, ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, इसमें क्या है, बेस तो ये हो गया 5√3 और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रहे कि जब भी कभी मेरे को राइट ट्राइंगल दे रखा होता है तो राइट ट्राइंगल में जो उसका बेस है उसको तो बेस ही लेते हैं और जो परपेंडिकुलर है उसको हाइट लिया जाता है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए पी इंटू ओ ए माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू, तो ओ ए क्यू इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो थीटा अपॉन 360, और थीटा कितना निकाला था 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 1/2 5√3 इंटू 5 माइनस 66 ज़ा 25 पाई/6। अब मैं पाई की वैल्यू निकाल ही नहीं रहा हूँ, हो सकता है आंसर इन्होंने पाई की टर्म्स में ही दे रखा हो, आंसर देख रहा हूँ, हाँ जी पाई की टर्म्स में दे रखा है, 5 × 25√3 अपॉन 2 माइनस 25 पाई/6। इन्होंने क्या कर रखा है 25/3 इन्होंने कॉमन ले रखा है, 25/3, ठीक है। ये एरिया आ गया। अभी इसका टोटल शेडेड एरिया क्या होगा, टोटल शेडेड एरिया इसी में, ये तो इतना सा आया है ना, अब मेरे को तो ये भी चाहिए तो डबल हो जाएगा, तो 2 × 25√3/2 माइनस 25 पाई/6। और न्यूमरेटर में 25 कॉमन आ रहा है और इधर 2 है और इधर 6 है, तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो 25 नीचे 2 ले लिया कॉमन, तो ऊपर तो बचा, इधर तो बचा केवल 25/2 कॉमन ले लिया, इधर तो बचा √3, इधर बचा केवल पाई और इधर 2 ले लिया कॉमन, तो इधर 3 बचा, 2 से 2 कट गया, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 25 3√3 माइनस पाई/3। अब डिनोमिनेटर का 3 बाहर ले लो, ये हो गया 25/3 और ब्रैकेट में 3√3 माइनस पाई। हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते थे, हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते थे, उन्होंने ये आंसर दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ तक करके दिखा दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, ओके।